This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज का केस है मनीषा चौहान का, जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि क्या परिवार बड़ा है या पैसा। आपको अपने परिवार के लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा और आप सोचेंगे कि क्या ये मेरे अपने हैं भी या नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको ये केस सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए आज का केस शुरू करते हैं। तो सदरपुर नोएडा में हर्षवर्धन चौहान अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चे, बेटा मनीष चौहान और बेटी मनीषा चौहान के साथ रहते थे। उनके स्वर्गीय पिताजी चरण सिंह सदरपुर के पूर्व प्रधान रह चुके थे। इस वजह से हर्षवर्धन का परिवार फाइनेंशियली बहुत संपन्न था। हर्षवर्धन अपनी बेटी मनीषा से बहुत प्यार करते थे। उसकी देखभाल एक केयरिंग फ्रेंड की तरह करते थे। मनीषा भी अपनी मम्मी से ज़्यादा अपने पापा के क्लोज थी और अपोजिट केस था मनीष का। वो अपने मदर के क्लोज था अपने पापा के कंपैरिजन में। सब कुछ ठीक चल रहा था उनके परिवार में। फिर बाद में पता चलता है कि हर्षवर्धन को कैंसर है और उनका ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक चलता भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर को बीट नहीं कर पाते और 2011 में उनकी डेथ हो जाती है। हर्षवर्धन के डेथ के बाद उनका पूरा परिवार टूट जाता है। आप सोच के देखिए कि अगर आपके परिवार में ही कोई चला जाता है तो आपकी हालत कैसी होगी। सेम हालत उनकी परिवार की भी थी। सबसे ज़्यादा शौक तो मनीषा थी, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की थी और उसने सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि एक केयरिंग एंड लविंग फ्रेंड को भी खोया था। खैर, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने एक विल बनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे। आधा हिस्सा मनीष के नेम पे और आधा हिस्सा मनीषा के नाम पे, क्योंकि हर्षवर्धन के लिए उनके बेटे और बेटी दोनों बराबर थे। वो दोनों में भेदभाव नहीं रखते थे, भले ही वो अपनी बेटी से ज़्यादा क्लोज थे। और ये जो विल है ये कोई छोटी मोटी विल नहीं, बल्कि लगभग 4 से 5 करोड़ की विल थी ये। और जब ये विल सामने आया तो उनकी पत्नी को इस विल से नाराज़गी हो गई, क्योंकि उनका मानना था घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो घर के बेटे के नाम पे होनी चाहिए। इसलिए वो मनीषा को इग्नोर करने लगी और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती और कभी कभी तो उसको टाइम से खाना भी नहीं देती थी। ऊपर से मनीषा के ऊपर और भी प्रेशर बनाती कि वो सारी प्रॉपर्टी मनीष के नाम पर कर दे, बट मनीषा ऐसा नहीं करती। उसका मानना था कि ये प्रॉपर्टी उसके पापा की आखिरी निशानी है और वो इस प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहती थी, ना कि बेचकर अपने से दूर करना चाहती थी। अब थोड़ा टाइम बीतता है तो क्योंकि मनीषा की माँ उसको इग्नोर करती थी और मनीष भी, तो मनीषा अकेले पढ़ने लगी और उसने तय किया कि वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाएगी और उसने इंडिपेंडेंट बनने की ठानी। और इसी के चलते उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की और 20 की एज में उसे मोरेना टेक्नोलॉजी में टेक रिलेटेड जॉब भी मिल गई थी। वो वहाँ अपना काम पूरी ईमानदारी से करती। ऑफिस के लोग भी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो बहुत फन लविंग एंड केयरिंग थी। पर उनको क्या पता था इस हंसते चेहरे के पीछे कितना गम छिपा है।
उसी ऑफिस में मनीषा की एक दोस्त थी, मुस्कान। मनीषा मुस्कान को जो भी उसके लाइफ में हो रहा वो सब बताती थी, सारी पर्सनल बात। तो एक तरीके से मुस्कान को मनीषा की सारी पर्सनल डिटेल्स पता थी, और ये भी कि मनीषा के साथ घर पर कैसा व्यवहार होता है। अब टाइम बीतता गया और मनीष की शादी शिखा नाम की लड़की से होती है। तो मनीषा को लगता है कि शायद भाभी के आने से उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शिखा मनीष और माँ से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। शुरुआत में शिखा ऐसा बिहेव करती थी कि वो मनीषा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर जैसे ही उसको पता चला कि मनीषा को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो भी सेम ट्रीट करने लगी मनीषा को। तो इससे मनीषा की सारी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती है, जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था अपनी भाभी शिखा से। शिखा को जब प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो वो मनीष को मैनिपुलेट करने लगी कि मनीषा के ऊपर और प्रेशर बनाओ ताकि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। पर मनीषा उनकी शर्तों के सामने नहीं झुकती। मनीष पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि मनीषा की वजह से वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने या उसमें कुछ भी चेंजेस के लिए मनीष के साथ साथ मनीषा की भी रजामंदी होनी चाहिए। खैर, ऐसे ही टाइम बीतता है और एक दिन मनीषा ने शिखा को किसी से फोन पर रोमांटिक बात करते हुए सुन लिया, और जैसे ही फोन कटने के बाद शिखा वॉशरूम गई, मनीषा तुरंत शिखा के रूम जाती है और शिखा के फोन से सारे चैट का फोटो ले लेती है सबूत के तौर पे अपने फ़ोन में। और ये सब बात वो मनीष से बताती है कि शिखा आपको धोखा दे रही है। पर शिखा इतनी तेज औरत थी कि वो उल्टा मनीषा के ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि ये मेरे को फंसा रही है, ये खुद अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, और बोलती है जिस लड़के से मैं बात कर रही वो मेरी मौसी का लड़का है। और मनीष भी शिखा की बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर से मनीषा को मुंह की खानी पड़ती है। एक बार मनीषा को मनीष के रूम से कुछ आवाज़ आती है, तो वो दबे पांव मनीष के रूम की तरफ जाती है और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि शिखा किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हो रही, तो वो तुरंत उनकी वीडियो बना लेती है ताकि वो इस वीडियो को अपने भाई मनीष को दिखा सके प्रूफ के तौर पर। और वीडियो बनाते हुए शिखा उसको देख लेती है और मनीषा उसको धमकी देती है कि मैं ये वीडियो मनीष को दिखाऊंगी। फिर जब शाम को मनीष घर आता है तो मनीषा उसको वीडियो प्रूफ दिखा के बोलती है कि भाई देखो, भाभी तुमको चीट कर रही। पर शिखा इतनी ज़्यादा चालाक औरत थी कि उसने सारा ब्लेम मनीषा पे डाल दिया। उसने बोला कि पवन को मनीषा ने ही भेजा था मेरे पास ताकि वो हम दोनों को अलग कर सके और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। अब मानो मनीष ने अपने सोचने की क्षमता ही खो दी हो प्रॉपर्टी का नेम सुन के, कि उसने मनीषा की बात को ना मानते हुए शिखा की बातों पर विश्वास कर लिया सबूत होने के बावजूद, और फिर से मनीषा को मुंह की खानी पड़ी। अब इस इंसिडेंट के बाद शिखा पूरी तरीके से नफरत करने लगी मनीषा को, और वो किसी भी तरीके से उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। तो इसके लिए उसने अपने पति को ये कह के भड़काया कि अगर मनीषा नहीं रहेगी तो सारा प्रॉपर्टी
तुम्हारे नाम पे हो जाएगा और तुम चाहे जो भी कर सकते हो उस प्रॉपर्टी के साथ। और पवन को ये कहकर भड़काया कि अगर मनीषा नहीं रहेगी तो हम लोग बिना किसी डर से अपना अफेयर कर सकते हैं। और फिर जब मनीष ने पूछा कि मनीषा को ठिकाने कैसे लगाया जाए, तो शिखा ने बोला, मेरे जानने में एक आदमी है जो हमारी हेल्प करेगा। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पवन था। फिर तीनों ने शिखा को मिलकर मारने का प्लान बनाया। 1 नवंबर 2023 को शिखा ने पवन को खाने पे बुलाया था। मनीषा भी ऑफिस खत्म होने के बाद रात 8:45 तक घर पहुंच जाती है। फिर सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं और शिखा ने मनीषा के खाने में जहर मिला दिया था, जिसको खाते ही मनीषा बेहोश होने लगी। जैसे ही मनीषा बेहोश होने लगती है, पवन उसका गला घोटना चालू कर देता है और मनीष उसके हाथ पकड़ लेता है और शिखा उसके पैर। और थोड़ी ही देर में मनीषा की दम घुटने से मौत हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ, तो आगे आप जो सुनेंगे उसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। उन लोगों ने मनीषा की डेड बॉडी को सूटकेस में डालना चाहा और वो बॉडी सूटकेस में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मनीषा की हड्डियां तोड़ी ताकि उसकी बॉडी फिट हो सके सूटकेस में। फिर वो लोग उस सूटकेस को 75 किलोमीटर दूर बागपत में सिसाना गांव लेके गए और वही एक मुर्दा घर था और उसी के बगल में एक कूड़ा घर था। वहीं पे ले जाके उस सूटकेस के ऊपर पेट्रोल डाल के उस सूटकेस को आग लगा दिया। वो लोग कुछ देर वहां रहे पर कोई देख न ले, इसीलिए जल्द ही वहां से चल दिए, ये सोचकर इस सुबह तक तो ये सूटकेस पूरा जल ही जाएगा। पर उन्होंने एक बात ध्यान नहीं दिया कि वहां की मिट्टी थोड़ी गीली थी और ठंड में ओस भी पड़ती है, जिसकी वजह से सूटकेस की आग बहुत धीरे हो गई थी और सुबह तक लगभग बुझ गई थी। पर फिर भी 80% तक सूटकेस चल चुका था। अब जैसे ही सुबह हुई, गांव में आपको तो पता ही है, लोग जल्दी सुबह उठकर टहलने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग टहल रहे थे, तो उन लोगों को मांस जलने की बू आई। तो उन्होंने जब पास जाकर देखा तो हड्डियां जल रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करके इसकी जानकारी दी और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और सूटकेस की आग पर काबू पा लिया। और वहां से जो भी बची हुई बॉडी थी उसको कलेक्ट किया और एनालाइज किया, तो पता चला कि ये किसी लड़की की बॉडी है। और फिर पुलिस ने आसपास के इलाके के पुलिस थानों में जांच करवाई कि कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या किसी लड़की की, या कोई लड़की हाल फिलहाल में गायब हुई है। तो ऐसा कोई केस नहीं मिला। तो इसका मतलब तो यही था कि ये सूटकेस और लाश बाहर से लाई गई है। तो पुलिस ने फिर रोड पर लगे हुए कैमरे की जांच की, तो उसमें रात में एक स्विफ्ट डिजायर कार आते दिखा सिसाना गांव में और कुछ देर बाद वो कार गांव से चली गई। तो पुलिस का पूरा शक इसी कार पे जाता है और मौके से उस कार का नंबर भी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। फिर पुलिस उस कार के मालिक का पता लगाती है, तो पता चलता है कि कार सोनीपत में रहने वाले किसी सोनू की है। फिर पुलिस सोनू के घर जाती है, तो सोनू बयान देता है कि कार तो मेरी है, पर 1 नवंबर को पवन मुझसे कार 1 घंटे के लिए उधार पे ले गया था और उसने ये कार मुझे 1 घंटे की जगह अगले दिन लौटाई थी, जिसकी वजह से मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था।
सोनू पुलिस को पवन का फोन नंबर, फोटो और एड्रेस दे देता है, पर जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वो वहां से गायब होता है। पर पुलिस अपना जांच चालू रखती है। इधर मनीषा की दोस्त मुस्कान को उसकी चिंता होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई होती है और अगर कभी वो छुट्टी लेती थी तो मुस्कान को बता के जाती थी, पर इस बार उसने कुछ नहीं बताया और ऊपर से उसका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा था। तो उसको मनीषा की चिंता हुई। इसके लिए उसने मनीषा के कज़न संदीप को सारी बात बताई और उसे मनीषा के बारे में पता करने को कहा। संदीप तुरंत मनीषा के घर जाता है और मनीष और शिखा से पूछता है मनीषा के बारे में। तो वो बोलते हैं कि वो तो ऑफिस के लिए घर से निकली थी, पर अब कहाँ हैं उन्हें नहीं पता। संदीप को क्योंकि पता था मनीषा को कैसे ट्रीट किया जाता था उसके घर पर, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन में मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तुरंत शुरू कर दी। सबसे पहले वो मनीषा के घर गए और उसके भैया और भाभी से पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि मनीषा किसी लड़की के साथ भाग गई और यहाँ तक कि शिखा ने रोने का नाटक भी किया पुलिस के सामने, ताकि पुलिस उनकी गवाही सच माने। लेकिन पूरा जांच करने के बाद सारा शक मनीष और शिखा पर ही जा रहा था। तो पुलिस वालों ने उनके नेबर से पूछा मनीष और शिखा के बारे में, तो सब नेबर्स यही बोलते कि मनीषा के रिश्ते अच्छे नहीं थे उसके भैया भाभी के साथ। ये सब गवाही लेने के बाद पुलिस ने मनीष और शिखा के फ़ोन ट्रेस किए 1 नवंबर की रात का, तो उनकी लोकेशन सिसाना गांव दिखा रहा था उस रात। फिर पुलिस ने दोनों केस कनेक्ट किया और प्रॉपर पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो जली हुई लाश मनीषा की ही है। पुलिस के सख्ती के बाद मनीष और शिखा टूट गए और फिर उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि कैसे उन्होंने मनीषा को प्लान करके मारा पवन के साथ। ये दोनों तो कस्टडी में थे, पर पवन फरार था। पर एक दिन क्या हुआ, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने गई उस जलने वाली जगह पे, तो उन्होंने देखा कि दूर से एक आदमी उन पर नज़र रखे हुए है। ध्यान से देखने पे पुलिस को लगा कि ये तो पवन है, क्योंकि पवन की फ़ोटो तो पुलिस के पास थी ही। पवन को पहचानते ही पुलिस ने उस पर फायरिंग की। पलटवार में पवन ने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पर एक गोली पवन के पैर में जाकर लगी, जिससे पवन घायल हो गया। और फिर 8 नवंबर को पुलिस ने पवन को भी अरेस्ट कर लिया। अभी इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा और फाइनल वर्डिक्ट आना बचा है। और बात करें मनीषा की, तो शी वॉज अ जॉयफुल गर्ल जो सबके साथ अच्छी थी। आई होप शी रेस्ट इन पीस। वो कहते हैं ना कि इंसान बहुत लालची होता है, पर लालच हमेशा बुरी नहीं होती। मेरा मानना है कि इंसान के अंदर लालच होना चाहिए थोड़ा बहुत, और ये लालच उसे अपने आप को बेटर करने के लिए यूज़ करना चाहिए। पर अगर यही लालच इतना बढ़ जाए कि सही या गलत में बाउंड्री मिट जाए, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये था मनीषा चौहान का केस। आपके जो भी ओपिनियन है इस केस के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।